Hello students, welcome back to my YouTube channel Easy Physics by Sachin. Students, as you all know that we had finished 2 units of our 12th physics, and from today I am going to start your 3rd unit, that is magnetic effect of current. It contains mainly two chapters, that is moving charges and magnetism, and second one is magnetism and matter. These two chapters contains approximately 9 marks of your syllabus out of 70. So students, our 3rd unit is magnetic effect of current. So what do you mean by magnetic effect of current? In the previous unit, that is current electricity, we have studied one effect of electric current, and what was that? Heating effect of current. According to heating effect of current, that was actually given by Joule, that when some current flows through a conductor having some resistance, then some amount of heat is generated in that conductor, and it have many applications like we use our heating devices and our incandescent bulb. बेसिकली जो घरों में पहले बल्ब यूज होता था वो भी हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड था. तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को देखेंगे. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैग्नेटिक इफेक्ट पर जाने से पहले मैं बिल्कुल एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी है, मीन्स करंट है और मैग्नेटिज्म है, उनको डिफरेंट माना जाता था. लेकिन धीरे धीरे हमारी ऐसी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को आपस में रिलेट किया कि भाई अगर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. सो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही क्लोज रिलेशन देखा गया कि भाई ये तो इनसेपरेबल हैं. ये क्या है? इनसेपरेबल मीन्स इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता. एक चीज़ दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस कर देती है, वो हम धीरे धीरे देखेंगे. अब यहाँ से जैसे हम देखेंगे कि भाई जो हमारा करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. फिर हम जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है 4th यूनिट, उसमें देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट प्रोड्यूस कर रही है. इसका मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके अंदर रिलेशन है. सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम हमारे टॉपिक्स पे आते हैं. और ये कुछ पॉइंट्स हमको आज मतलब ये कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं. ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत सिंपल है. फिजिक्स इज ऑल अबाउट फोकस करोगे तो पढ़ लोगे, अदरवाइज बिना फोकस तो कुछ भी नहीं कर सकते. तो फोकस सबसे जरूरी है. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. बिफोर स्टडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, I want to tell you something about electromagnetism. As its name stand, electromagnetism, जैसा इसका नाम बता रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेम इसका काम है. कैसे? इलेक्ट्रो मतलब हमको पता है इलेक्ट्रॉन्स, करंट एंड मैग्नेट, यू नो वेरी वेल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेट, ठीक है, आयरन की ओर होती है जो बेसिकली. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम स्टडी करेंगे किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. क्या करेंगे? स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? करंट की हेल्प से क्या करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने वाले हैं. दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिज्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? ओके, मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा तुमको बताना चाहूँगा. मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्योंकि आगे हमारी ऐसी चीज़ें हमको पढ़नी है. जो बेसिक है वो हमको पता होनी चाहिए, जो हमको आगे, जैसे ये हमारा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का भी तो पता होना चाहिए. ठीक है, सेम वे में ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमको पता है, हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके अंदर 2 पोल्स होते हैं. फर्स्ट पोल इज नॉर्थ एंड सेकेंड वन इज साउथ. सेम वे में अगर हम एक और मैग्नेट लेते हैं और अगर हम दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के क्लोज लेकर आएंगे और दोनों का जो अपोजिट पोल है, मतलब एक का साउथ दूसरे का नॉर्थ, एक दूसरे की तरफ करेंगे तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. क्या करते हैं? अट्रैक्ट. ये बेसिक चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हमारी प्रीवियस क्लासेज में 10th में 8th में पढ़ चुके हैं, हम 7th में भी पढ़ चुके हैं, 7th नहीं 6th क्लास में. ठीक है, तो ये चीज़ें हमको पता है. अगर यहाँ पर हमारे दोनों साउथ हो जाएं या दोनों नॉर्थ हो जाएं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये भी हमको पता है. लेकिन अगर मैंने दोनों मैग्नेट को इतनी दूर रख दिया, बहुत दूर रख दिया, 1 किलोमीटर दूर रखे हुए हैं, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे. ठीक है, क्यों? डिस्टेंस इज वेरी लार्ज.
बट अगर इस मैग्नेट के अराउंड, दूसरा तो नहीं बना रहा मैं, इस मैग्नेट के अराउंड कुछ एरिया है, कि मान लो भाई ये एरिया है इस मैग्नेट के अराउंड, भाई अगर इस एरिया के अंदर दूसरी मैग्नेट को लेकर आएंगे ना, तब क्या होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। तो जहां तक ये मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, मान लो हम यहां तक लेकर आ गए मैग्नेट को दूसरी को, लेकिन कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, लेकिन जैसे हमने यहां पर एंटर करा है ना इस बाउंड्री से आगे, वैसे ही अट्रैक्शन या रिपल्शन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब इसका जो फील्ड है ना वो यहां तक फैला हुआ है। तो फील्ड क्या हुआ, एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मीन्स किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसके अंदर उस मैग्नेट की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस किया जा सके। सिंपल, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा है सेकंड यूनिट में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एरिया अराउंड अ मैग्नेट, एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, मतलब भाई उस एरिया के अंदर हम महसूस कर सकते हैं, जैसे दूसरे मैग्नेट को लेकर आएंगे दोनों के बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। थोड़ा सा, ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि अगर कोई करंट किसी वायर के अंदर से फ्लो हो रहा है ना, तो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अगर हमारा किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, घरों में जो वायर है या फिर कहीं से भी करंट फ्लो हो रहा है ना, तो वो वायर एक मैग्नेट बन जाती है। जिसके अंदर से भी करंट फ्लो होगा दैट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, जिसके अंदर से भी करंट फ्लो होगा दैट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इट वॉज एक्सप्लेन बाय ओरेस्टेड। और बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को आपस में कंबाइन किया, लाइक ओरेस्टेड, फेराडे एंड वन ओरेस्टेड, फेराडे, मैक्सवेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया भाई, एक तरह से यूनिफिकेशन नाम की एक प्रोसेस पढ़ी होगी तुमने 11th क्लास में, जिसमें यूनिफाई करते हैं हम चीज़ों को। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फॉर्म में यूनिफाई किया गया। तो इन्होंने उसको बहुत, मतलब हमारी बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी थी, जैसे मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन कर रही है हमारी, तो वो भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे हायर स्टडीज़ में जब जाएंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हम अब आ जाते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहता है व्हेन सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर देन दैट कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, तो अगर सिंपल अगर इसको लिखा जाए तो ये कुछ ऐसे, व्हेन सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, flows through a conductor then it behaves like a magnet। किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो वायर। और ये सबसे पहले नोट किया ओरेस्टेड ने। तो ये क्या लिखा मैंने अभी, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ओरेस्टेड का, उसके थ्रू आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ। इफ एनीवन वांट टू नोट दैट देन कर सकता है। ठीक है, इट वॉज वेरी सिंपल एक्चुअली, दैट वॉज हिज ऑब्जर्वेशंस। ओके, ओरेस्टेड ने क्या देखा कि हमारे पास कोई वायर है जिसके अंदर से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, और करंट के फ्लो की डायरेक्शन उसने रखी साउथ डायरेक्शन में से। किस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। साउथ से किस में जा रहा है, नॉर्थ में। और यहाँ पर उसने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास को इसके नीचे रखा इस वायर को। अब कंपास का तुमको पता है जो किस लिए यूज करते हैं हम, यूज्ड टू फाइंड आउट डायरेक्शन। किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कंपास यूज किया जाता है। यहाँ पर मैंने कंपास की नीडल दिखाई है और उसमें हमको पता है क्या होता है, एक ऐसे डॉट होगी या फिर एन लिखा होगा यहाँ पर। ये डॉट जो रेड डॉट है ये हमको क्या बताती है, नॉर्थ पोल, कि भाई ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल। और हमको पता है जो कंपास है वो बताता तो डायरेक्शन है, क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, हमको सबको पता है। लेकिन जो उसकी नीडल है ना कंपास की, मीन्स ये वाली, ये किसकी बनी होती है, एक मैग्नेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, मैग्नेट की। ठीक है, तो भाई उसने क्या देखा
कि भाई ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और करंट हमारा साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रहा है। तो भाई मैग्नेट मतलब जब मैग्नेटिक कंपास को इस करंट कैरिंग वायर के पास रखा गया, ये वायर कैसी है, करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग वायर को जब एक वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, उसके नीचे हमने एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया, ठीक है, और करंट के फ्लो की डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो हमारा नीडल का नॉर्थ पोल है ना, ये इस डायरेक्शन में आ गया। किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। मतलब ये नॉर्थ पोल खिसक के चला गया इधर, मतलब ये नॉर्थ पोल खिसक के चला गया इधर। और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, अगर हम डायरेक्शन निकाल लें, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। इसका मतलब जब करंट का फ्लो हमारा साउथ से नॉर्थ हो रहा था, तो कंपास की नीडल कौन सी डायरेक्शन में चली गई, वेस्ट डायरेक्शन में चली गई। अब मैंने अभी भी बताया जो कंपास है, कंपास के अंदर जो नीडल है वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई, मैग्नेट की। और एक मैग्नेट कब के अंदर डिफ्लेक्शन कब होगा, मतलब मैग्नेट के अंदर मूवमेंट कब होगा, जब दूसरी मैग्नेट उसके पास आएगी। अब ये तो मैग्नेट है, ये नीडल क्या है, मैग्नेट है, लेकिन जो ये वायर है वो तो मैग्नेट हम मानते हैं ये मैग्नेट नहीं है। तो यहाँ से उसने आइडिया लगाया कि भाई ये इसलिए हिल रही है क्योंकि ये जो वायर है ना, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये जो वायर है इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर ये नीडल इसकी ऐसे हिल रही है, ठीक है। तो उसने क्या आइडिया लगा, भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। यही हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। भाई अगर इसमें से हमारा करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। फिर उसने क्या देखा, जैसे यहाँ से करंट बंद हो गया ना फ्लो होना, एकदम से वापस यहीं पर आ जाती है, एकदम से वापस यहीं पर आ गई। अब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये अपनी पोजीशन में है, रेस्ट पे है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही करंट फिर से स्विच ऑन किया उसने, एकदम फिर से वेस्ट में चली गई। तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना भाई, ये भी किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है ये वायर। दिस वॉज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सिंपल। सेम वे में उसने क्या किया, अब की बार करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। मतलब अब उसने करंट की डायरेक्शन को कर दिया नॉर्थ से साउथ। कहाँ से कहाँ कर दिया, नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो डिफ्लेक्शन था ना पहले वेस्ट की तरफ, मतलब नीडल ऐसे जा रही थी, तो अब नीडल भी हमारी दूसरा डायग्राम मैंने बनाया नहीं, नीडल अब की बार किस डायरेक्शन की तरफ चली गई, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। किस डायरेक्शन की तरफ चली गई, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। मीन्स हमको पता भाई नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, तो इस वायर के अंदर भी नॉर्थ और साउथ जनरेट हो रहे हैं। इस वायर के अंदर भी क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ जनरेट हो रहे हैं। मीन्स जब भाई ये नॉर्थ इधर जा रहा है ना, नॉर्थ इधर जा रहा है, तो इसकी वायर की पोलैरिटी कुछ और है। पोलैरिटी मतलब इसका पोल कुछ बन रहा है। जब करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स करें तो पोल कुछ और जनरेट हो रहा है। दो ही पोल होंगे, नॉर्थ या साउथ होगा वायर के अंदर भी, सेम वे में इस वे में। अगर मैग्नेट है तो दोनों पोल होंगे। उसको हम आगे स्टडी करेंगे कि भाई कौन सा पोल बनेगा, उसको हम हमारे पास पूरा चैप्टर पढ़ा है वहीं पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ओरस्टिड्स ऑब्जर्वेशंस। अब इसको याद रखने के लिए कि भाई अगर साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो होगा तो वेस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा तो ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। इसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा रूल बनाया गया, स्नो रूल। यहां पर स्नो में एस का मतलब है साउथ और एन का मतलब है नॉर्थ और डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेस्ट। कि भाई जब भी करंट हमारा साउथ से नॉर्थ जाएगा ना, कहां से कहां जाएगा, साउथ से नॉर्थ, तो जो नीडल है हमारी कौन से डायरेक्शन में चली जाएगी, वेस्ट में। साउथ टू नॉर्थ करंट गया तो नीडल हमारी वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी, और अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो वो ईस्ट की तरफ आ जाएगी। दिस इज सिंपल स्नो रूल। एक और रूल है जो मैग्नेटिक फील्ड, जो मतलब कंपास की जो नीडल, हमारे पास एक और रूल है जो कंपास की जो नीडल है उसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को बताता है, और उस रूल का नाम है एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। अब ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या था भाई, ये भी सिंपल है। कोई पर्सन है, कोई पर्सन ऐसे तैर रहा है पानी के अंदर,
ठीक है, पानी के अंदर जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है भाई जाए। बट जो करंट है ना एक इस तरह से फ्लो हो रहा है कि उसकी एडियो में से एंटर करता है, मतलब पैर से एंटर करके उसके सर में से बाहर निकल रहा है, उसके पैरों में से निकल के, पैरों में से एंटर करके कहाँ से पास निकल रहा है, सर में से बाहर निकल रहा है। ठीक है, वो इस तरह से तैर रहा है कि करंट उसके पैरों में से निकल के सर में जा रहा है। सपोज करो ये कोई पर्सन है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर तैर रहा है, ऐसे इधर तैर रहा है, इसका मुंह बेशक बाहर लग रहा हो लेकिन ये इधर तैर रहा है। ठीक है, और ये इसके हैंड्स हैं भाई, ठीक है, ये क्या है, इसके हैंड्स है, ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, लेफ्ट राइट, ये इसके पैर बना दो भाई, जैसे बन रहे हैं बना दो। और यहाँ पर क्या है, बहुत सारा पानी है, पानी के अंदर ये क्या कर रहा है, तैर रहा है, स्विमिंग। एम्पियर साइंटिस्ट है, उसने जनरेट किया था, बनाया था ये। तो भाई ये इसका लेफ्ट हैंड है ना, और करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से करंट है, इसके पैरों में से तो एंटर कर रहा है, ठीक है, और इसके सर में से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो जो इसका लेफ्ट हैंड है ना, जो इसका लेफ्ट हैंड है वो क्या बताएगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल को, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल। ये सिंपल सा स्विमिंग रूल है कि अगर कोई पर्सन तैर रहा है इन सच ए वे दैट करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट्स एंड लीव्स आउट ऑफ हिज हेड, then the left hand of that man gives us the direction of deflection of the needle। मतलब आदमी ऐसे तैर रहा है कि पैरों में से करंट निकला, सर में से बाहर, पैरों में से एंटर किया, सर में से बाहर निकला, तो जो उसका लेफ्ट हैंड है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल। नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगी वो बता देगा इसका लेफ्ट हैंड। आई थिंक यू गोट माई पॉइंट, दैट इज एम्पियर स्विमिंग रूल। और ये हमारी ओरेस्टेड की ऑब्जर्वेशंस थी जिसने ये क्लैरिफाई किया भाई मूविंग चार्ज मतलब मूविंग करंट है ना, करंट अगर करंट तो मूविंग ही होता है, वैसे मूविंग चार्ज हमको पता है करंट प्रोड्यूस करता है, और जहां पर भी करंट होगा वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। दिस वाज फेमस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यही क्या था हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया अराउंड अ मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है हम वो करते हैं बी से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो यूनिट होती है इसकी टेस्ला। क्या होती है, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला इसकी यूनिट है, या फिर इसकी दूसरी यूनिट है वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। WB से वेबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसकी यूनिट है। और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने फोर्स को के अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया, सेम वे में मैग्नेटिक फील्ड आल्सो फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओरेस्टेड ने हमारे रास्ते खोल दिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट करने के। ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आगे और भी चीज़ें हमको जो इस यूनिट के अंदर पढ़नी है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। So students, our next topic is force on a moving charge in a magnetic field, and it is also known as magnetic Lorentz force. Lorentz was a scientist who discovered this. Okay. इसके अंदर हमको ये राइट हैंड स्क्रू रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये चीज़ें पढ़नी भी हैं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब, और हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हमको स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, force on a moving charge in a magnetic field, so simple। कोई मूविंग चार्ज है हमारा, कोई चार्ज है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उस चार्ज के ऊपर लगता है फोर्स, वो फोर्स निकालना है। जब भी कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को निकालना है। अब ये सोचो भाई फोर्स क्यों लगा, वाई, ऐसा क्यों हुआ कि चार्ज के ऊपर फोर्स लगा है। एक्चुअली मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बात पता है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, वही फोर्स निकालना है। ठीक है, तो निकाल दो। सपोज करो ये हमारा 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है, very famous Cartesian coordinates, we know that this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis, and magnetic field is acting along
एक्स एक्सिस। मैंने बताया था अभी मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल हम यूज करेंगे वो बी करेंगे, ठीक है। और कोई चार्ज है वो एक्स जेड प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। दिस इज अ चार्ज विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन द एक्स जेड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हमको बताना भाई इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा, इस चार्ज के ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है, वो निकालना और उसकी डायरेक्शन बतानी है। निकालने को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन भैया ऐसे होगी, लेकिन कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे। फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये आएगी भाई, क्यों आएगी, लेट अस चेक इट आउट। ओके, नाउ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field and one more magnetic field both interact each other, then there is a obvious a force। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके होगा, that force on a moving charge is directly proportional to the magnetic field। भाई जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, हमको पता है मैग्नेट का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मतलब फील्ड लाइंस जो आगे पढ़ने वाले हम 10th में पढ़ी हमने, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा फोर्स, सिंपल अगेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। भाई जितना ज़्यादा चार्ज होता जाए, चार्ज होगा, फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नाउ दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, सो दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। दिस विल बी v cos थीटा एंड दिस विल बी v sin थीटा। ये तो हमारा v cos थीटा और ये क्या हुआ हमारा v sin थीटा, ओके। Also the force is directly proportional to this component of the velocity v sin theta। Force is directly proportional to the applied magnetic field, force is directly proportional to the charge, and force is directly proportional to the component of the velocity vector which is at right angle to the magnetic field। वेलोसिटी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो अगर फोर्स हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b q v sin theta and it can be rearranged at as q v b sin theta। For removing proportionality sign we use a constant k, this will become q v b sin theta if k is equal to 1, और जो k हमारा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो जो फोर्स हमारा किसके इक्वल आ जाता है q v b sin theta। Now it can be written as in vector form f is equal to q v cross b। It is written as f is equal to q v cross b। y भाई वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी हमारा साइन थीटा ओपन होगा तो वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के साथ होता है। तो v क्रॉस b की अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, v और b की अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो क्या होगा हमारा v b साइन थीटा होगा ना। तो वही तो लिखा, क्यू तो साथ में, अब क्यू हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसको हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ अगर हमारा थीटा यहाँ से 0 डिग्री हो जाए, थीटा जीरो तो फोर्स भी कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0 एंड साइन 0 तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब ये चार्ज मीन्स अगर ये चार्ज हमारा जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है वो b के लॉन्ग मूव कर जाए तभी तो थीटा 0 होगा। अगर वो b के लॉन्ग मूव कर जाए तो फोर्स ही नहीं लगेगा। तो चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, नो फोर्स। बट इफ दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन 90 इज इक्वल टू 1, देन f बिकम q v b। और इस केस में तो ये होगा हमारा मिनिमम और इस केस में क्या होगा मैक्सिमम। कब? जब चार्ज हमारा राइट एंगल पर मूव कर रहा होगा। मतलब चार्ज जो वेलोसिटी इधर दिख रही है ना अभी, अगर इस चार्ज को मैं इधर से भगा दूंगा तो ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ कम टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर आते हैं। हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, अब तुमको v क्रॉस b है ना हमारे पास, यहाँ पर देखो क्या है v क्रॉस b। इसको ऐसे लो भाई, ये हमारा क्या है b है और ये क्या है v है, और दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा। कितना एंगल है थीटा। बट वी आर मूविंग, v क्रॉस b निकालना ना तो v से b जाएंगे,
वी हैव टू मूव वी टू बी। तुमको यहाँ पर देखो v क्रॉस b निकालना है, तो सपोज दिस इज आवर b एंड दिस इज v, जो हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, एंड वी हैव टू मूव फ्रॉम v टू b, क्योंकि v क्रॉस b की निकालनी है। अगर b क्रॉस v की निकालनी हो तब भी देखेंगे क्या होगा डायरेक्शन, क्योंकि हमको क्रॉस प्रोडक्ट का पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट होती है। अगर दो वेक्टर्स का हम जब भी क्रॉस लेंगे तो रिजल्ट हमारा एक वेक्टर ही आता है। ठीक है, ये तुमने 11th में पढ़ा होगा। तो वी आर मूविंग फ्रॉम v टू b, v से b ऐसे जा रहे हैं, थीटा एंगल है। तो राइट हैंड थंब रूल अगर हमको अप्लाई करना है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, जो तुमने 10th में बेसिक क्या पढ़ा होगा कि भाई अगर हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में, भाई करंट ऐसे जा रहा है ना ऊपर की तरफ, तो फिंगर्स का कर्वेचर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड। बट यहाँ पर हमको किसकी डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बता देगा। ये कैसे, वी आर मूविंग फ्रॉम वी टू बी, तो अपनी हथेली है ना, जो ये पाम है, पाम को हमको किसकी तरफ करना है, बी की तरफ करना है। किसकी तरफ करना है, बी की तरफ, क्योंकि हम बी की तरफ जा रहे हैं, वी से बी जा रहे हैं, तो हथेली को जिसकी तरफ जा रहे हैं हमारी पाम को उसी की तरफ कर लेना है। तो ये हो गई हमारी बी की तरफ, ऐसे, ये ना ऐसे। ठीक है, बी, तो इसको ऐसे घुमाएंगे, यही तो रोटेशन बन गई, यही रोटेशन बन गई। तो ये थंब हमारा कहाँ पर आया, बाहर की तरफ, ये आ गया कैमरे में, आ गया ना। ठीक है, तो जब फोर्स है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, मतलब जिस प्लेन के अंदर v और b है ना उसके परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा फोर्स, और आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो v ये है और b है, इनका प्लेन ये है और इस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा ये, मतलब दिस। अब देखो सिंपल है भाई हमारा, हम 3 एक्सिस सिस्टम को बोर्ड पे शो नहीं कर सकते, ये नोटेशन होती है। ये जो प्लेन है ना, ये वाला x और z प्लेन वो ऐसे है। ठीक है, ऐसे है, तो जो फोर्स है इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब फोर्स लगेगा ऐसे। फोर्स कैसे लगेगा, बिल्कुल ऐसे टॉप में जाएगा ऐसे। तो ये डायरेक्शन ऑफ हमारी फोर्स हो गई। अगर हम b टू v आ जाए, मतलब सब b टू v को भी छोड़ो, अगर v ये है और b ये है, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, v टू b अब आ रहे हैं। नहीं, इसी को b रखो और इसको क्या करो v, और हमको क्या निकालना है, b क्रॉस v निकालना है। b क्रॉस v मतलब अब हम b से b की तरफ आ रहे हैं, तो जो अपनी हथेली है ना, फिर से जिसकी तरफ जा रहे हैं उसकी तरफ कर लेनी है। अब v की तरफ जा रहे हैं ना, तो v की तरफ हथेली को करो ऐसे की ऐसे। ठीक है, ये थंब पीछे है, इधर नहीं है थंब, ऐसे v की तरफ हथेली करनी है, करी तो ऐसे घूम रहा है ना हाथ, ये देखो रोटेशन ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही थी, इसको ऐसे करो। अब जो थंब है ना, ये थंब हमारा अंदर की तरफ है ऐसे, इसका मतलब जो फोर्स है वो भी अंदर की तरफ लगेगा। मतलब जो इनका जो वो होगा हमारा वेक्टर तीसरा, मतलब इन बी और वी की क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी ऐसे अंदर की तरफ। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है, सिंपल। यहाँ से हम भाई एक चीज और निकालेंगे अभी, फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ से एफ हमारा किसके इक्वल आ गया, क्यू वी भी ना। तो यहाँ से अगर मैं बी की बात करूँ वो किसके इक्वल होगा, एफ ओवर क्यू वी। कब, जब थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री, ये रखा हमने थीटा 90, तो एफ किसके इक्वल आ गया, क्यू वी। अब बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मैंने बता दी क्या होती है, टेस्ला। और ये 1 टेस्ला कब होगी, 1 टेस्ला फील्ड कब होगी, जब फोर्स तो हमारा 1 न्यूटन हो जाए, 1 न्यूटन फोर्स हो और चार्ज कितना हो 1 कूलम, और जो वेलोसिटी है चार्ज की वो कितनी हो जाए 1 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाए भाई चार्ज की वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आ रहा है ये बोर्ड में, हाँ ठीक है। 1 टेस्ला है जो मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, 1 टेस्ला तब होगी भाई, अगर मैं इसको लिख देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर when a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second in magnetic field experiences a force of 1 Newton, experiences a force of 1 Newton। मतलब फील्ड हमारी 1 टेस्ला तब होगी जब 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कितना फोर्स लगता है उसके ऊपर 1 न्यूटन। कितना फोर्स लगता है 1 न्यूटन,
Got my point or not? Then field is said to be 1 Tesla. Okay, now this is force and the direction of force is also given by Fleming's left hand rule. Right hand thumb rule से हमने देख लिया भाई, ये थंब है, ये हमको फोर्स बताएगा कब, जब हम V से B ऐसे जाएंगे या V से B ऐसे जाएंगे. अगर ऐसे जा रहे तो फोर्स अंदर हो गया, बट ऐसे आ रहे हैं तो फोर्स इधर हो गया. ठीक है, तो हम राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे कैसे इसको फाइंड आउट. तो स्टूडेंट्स आई थिंक आई कैन इरेज इट, और चलो भाई इसको इरेज नहीं करते, यहीं पर एडजस्ट करते हैं. ठीक है, यहीं पर एडजस्ट करते हैं. जो हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये क्या कहता है. देखो भाई, अब बोर्ड को तो मैं राइटिंग में नहीं लिखने वाला, समझाऊंगा सिर्फ, उसको तुम समझो. ठीक है, लिखवाने से कुछ नहीं होता, समझने से होता है. हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की ये फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करो, फोल्ड की, 3 बच गई ना, थंब, फर्स्ट फिंगर और इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये 3 फिंगर बच गई हमारे पास. इनको कुछ ऐसे हेल्ड करना है कि एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हो जाए. ऐसे हो गई, देखो इसको तो ऐसे निकाल लेना है, ये दोनों के बीच में 90 का हुआ, ये थंब के साथ इसका 90 का हुआ, थंब के साथ इसका भी 90 का हुआ, तो तीनों का एक दूसरे से साथ 90 डिग्री का एंगल हो गया. तो कुछ ऐसे देख लो, मैं चारों तरफ से घुमा देता हूँ, ऐसे हमको हाथ को अपने करना है. ठीक है, ऐसे. अब यहाँ पर कैसे दिखाऊं, सपोज करो ये तीनों एक्सिस से ही दिखा देता हूँ कि भाई ये तो हमारा लेट से ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब फर्स्ट फिंगर है, इसको हम क्या बोल देता हूँ, फर्स्ट फिंगर. ठीक है, ये वाली है जो, इसको मिडल फिंगर बोल देता हूँ, मिडल फिंगर. और ये क्या है, थंब. ठीक है, ये तो हमारी फर्स्ट फिंगर है. ठीक है, फर्स्ट फिंगर, या फिर और क्या नाम है इसका, इंडेक्स फिंगर. ये हमारा क्या, थंब है. और ये क्या है, इधर है ना, जो ये वाली है, ये बाहर वाली है, ये वाली उंगली बीच वाली, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मिडल फिंगर, सॉरी. ठीक है, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर जो हमारी फर्स्ट फिंगर है ना, वो किसकी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड. किसकी डायरेक्शन में है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. फर्स्ट फिंगर represents the direction of magnetic field. Our middle finger represents the direction of current, direction of electric current. या तो इलेक्ट्रिक करंट भाई, या फिर ये डायरेक्शन बता रही है जिस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है. हम लिख सकते हैं इसको मोशन ऑफ, एडजस्ट करना भाई, थोड़ा सा इरेज करना चाहिए था मेरे को वैसे, पर कोई बात नहीं. ठीक है, जो हमारी मिडल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में, या फिर पॉजिटिव चार्ज है जो इधर जा रहा है, क्योंकि जो हमारा करंट है ना, वो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है उसी में हमारा करंट जाता है. ठीक है, और जो हमारा जो थंब है ना, वो हमारा किसकी डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा. तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, मैग्नेटिक फील्ड इसने बताया ना, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया. ठीक है, फिर मैंने बताया फोर्स 90 डिग्री पर मैक्सिमम लगेगा, इसका मतलब जो चार्ज है उसको यहां से आना पड़ेगा. तो ये बता रहे ना, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहां से आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज हमारा यहां से आ रहा है, तो ये मिडल फिंगर हो गई. तो जो थंब है वो किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा. तो ये थंब इस डायरेक्शन में नहीं आ गया ना, थंब हमारा ऊपर की तरफ आ गया, तो थंब ने क्या बता दी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता दी. ठीक है, सो इफ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब mutually perpendicular to each other, then if our first finger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current or direction of motion of positive charge, then our thumb will give us the direction of force. थंब हमको किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा. इसको रिमेंबर करने का सिंपल रूल है, इसको बोलो ये फादर है, ये मदर है, चाइल्ड है, FMC, फादर मदर चाइल्ड. इसको बोलो भाई ये क्या, हमारा नहीं, ये फादर, ये मदर, और ये जो है चाइल्ड. ठीक है, फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड से करंट. सिंपल हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लर्न हमको. ठीक है, तो अगर भाई इसमें किसी को डाउट है तो पता है क्या करना है भाई, कमेंट कर देना. और पहले तो मैंने बोला नहीं, अब बोल रहा हूँ भाई, अगर कोई नया बच्चा है तो अपना सब्सक्राइब कर सकता है, अगर उसको वीडियो अच्छी लगे शेयर भी कर सकते हो, जैसा
मतलब ये करोगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेहनत की तो उसका कुछ रिजल्ट मिला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं यहीं पर एंड करूँगा। नेक्स्ट क्लास Boyd-Savart law and its applications. Okay, thank you, have a nice day, good luck.